हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में व्याकरण की पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम सर्वनाम जो पाठ है हमारा वो देखते हैं। उसमें हम सर्वनाम की परिभाषा पहले समझते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये हुई सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम के भेद। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। प्राणी का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर या पास के निश्चित स्थान, व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा प्रकार है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो दोनों वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी हमारा दूसरा विशेषण। विशेषण की परिभाषा कौन सी है? जैसे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अब बच्चों, हम यहाँ पर विशेषण के भेद देख लेते हैं कि विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं। जैसे हमने पहले विशेषण के बारे में हम पढ़ चुके, उसमें हमने विस्तृत से इसकी चर्चा की थी। तो विशेषण के भेद, सबसे पहला है बच्चों गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी वे विशेषण जो अपने विशेष्य के गुणों यानी उसके रूप, रंग, आकार, प्रकार, दशा, स्वाद, गंध, स्थिति, गुण, दोष का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कैसे? जैसे कि ऊंची इमारत, तो यहाँ पर जो इमारत तो है लेकिन कैसी है? ऊंची है, तो वो क्या कहलाती है? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे ही बच्चों संख्यावाचक विशेषण, जो उसका दूसरा प्रकार है, वो संख्यावाचक विशेषण है। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, तो वो 40 क्या बता रहे हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक यानी जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध होता है, वे निश्चित संख्यावाचक, और जिन विशेषणों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे ही तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण यानी जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर भी बच्चों परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। जैसे हमने संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार देखे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित, ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो सबसे पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी जो विशेषण
विशेष्य की मात्रा या परिमाण का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण विशेष्य की मात्रा या परिमाण का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कैसे? जैसे एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, इस डिब्बे में 5 लीटर तेल है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 लीटर है, वो परिमाणवाचक मतलब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध करवाता है। ऐसे ही अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी जिन विशेषणों से विशेष्य की मात्रा या परिमाण का पता तो चलता है पर निश्चित नाप तोल का बोध नहीं होता, तो वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि माँ मेरी चाय में थोड़ा दूध डालना, तो यहाँ पर जो थोड़ा है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का बोध करवाते हैं। उसके बाद है बच्चों चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी जब कोई सर्वनाम शब्द किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब है बच्चों क्रिया। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का या किसी घटना के घटित होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के कितने भेद होते हैं बच्चों? 2 भेद होते हैं। एक है कर्म के आधार पर और दूसरा है प्रयोग और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, उसके 2 भेद माने गए हैं, अकर्मक और सकर्मक। ऐसे ही सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। दूसरा जो इसका प्रकार है प्रयोग और संरचना के आधार पर, उसके 5 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो ऐसे क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद हमने देखे। अब एक क्रिया के काल। क्रिया के काल, तो सबसे पहले हम क्रिया के काल यानी कि काल की परिभाषा हम देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किस समय हुई है उसे क्रिया का काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किस समय हुई है उसे क्रिया का काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो सबसे पहले हम भूतकाल देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बीते हुए समय में हुआ है तो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैं कल बाजार गया था, माताजी जा चुकी थी, तो यहाँ पर बीते हुए समय का बोध हो रहा है, तो वो क्या होगा? हमारा भूतकाल के अंतर्गत ये उदाहरण आएंगे। दूसरा हमारा प्रकार है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन किताबें बेचता है, मैं पढ़ रही हूँ, तो ये वर्तमान काल के उदाहरण है। ऐसे ही बच्चों तीसरा प्रकार है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल यानी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया आने वाले समय में होगी
उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल। आप आज कहाँ खेलने जाएंगे? हम छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे। मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगा। तो ये सारे जो उदाहरण हैं बच्चों, वो किसके अंतर्गत आते हैं? भविष्यकाल के अंदर आते हैं, क्योंकि भविष्यकाल यानी क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया आने वाले समय में होगी उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण है वो आने वाले समय में वो क्रिया होने वाली है, तो वो किस में जाएगा? भविष्यकाल के अंदर उदाहरण आएंगे। तो बच्चों, हमने सर्वनाम की परिभाषा और सर्वनाम के भेद देखे। उसके बाद हमने विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद देखे। क्रिया जो हमारा पाठ है उसमें क्रिया की परिभाषा, क्रिया के प्रकार, उसमें हमारा दूसरा टॉपिक है क्रिया के अंदर ही क्रिया के काल। तो हमने काल की परिभाषा देखी, काल के जो 3 भेद होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।